आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल योर ट्यूटर। जी आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है जी सवाल एज ऑफ चौसर से मुतल्लिक। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊंगी द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स के हवाले से, जो कि जेफरी चौसर ने लिखी है। और द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में जो है जेफरी चौसर ने अपने किरदारों के ज़रिए जो है वो अपनी सोसाइटी पर क्रिटिसिज्म की है। तो मैं जो हूँ सबसे पहले आपको जो है वो बताऊँगी कि समरी क्या होती है और दैन उसके बाद हम करैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले जो है उसकी किताब को डिस्कस करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि चौसर ख़ुद कैसा था और उसकी जो एज थी वो कैसी थी। इससे पहले जो है वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है चौसर का इससे पहली वीडियो में, और आज जो है मैं एज ऑफ चौसर की वीडियो लेकर आई हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगेगी और यूज़फुल आपके लिए साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एज ऑफ चौसर को देख लेते हैं। The socio-political state of 14th century England deeply impacted the works of Geoffrey Chaucer and his contemporaries. Thus, her historical and social background is indispensable to fully understand the age of Chaucer. 14th century English literature and society were impacted by three major historical events: the Hundred Years' Wars, the Peasants' Revolt और the Black Death। जी तो एज ऑफ चौसर जो है उसमें ये तीन अहम चीज़ें हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले हुआ है 100 Years वॉर हुई है और उसके बाद पीजेंट्स रिवॉल्ट आया, फिर ब्लैक डेथ। तो चलिए देखते हैं। द फ्यूडल इंग्लिश सोसाइटी के बारे में पहले जान लेते हैं। ड्यूरिंग द एज ऑफ चौसर इंग्लैंड वॉज स्टिल अ फ्यूडल सोसाइटी वेयर द किंग वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड ओन्ड ऑल द लैंड। जी जो चौसर का ज़माना था उसमें जो बादशाह था उसके पास सारी हुक्मरानी होती थी और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता था और जितना भी इलाका होता था वो बादशाह का होता था। द किंग डिस्ट्रीब्यूटेड हिज लैंड्स टू द लॉर्ड्स। द डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड वॉज नोन एज फिफ्स, और जो लैंड था उसके पास वो उसको कहा जाता था फिफ्स। और जो कि बादशाह था वो मुख्तलिफ जो उसके वज़ीर होते थे उनमें जो है वो अपने जो उसके पास जो लैंड होता था, जो ज़मीन होती थी, वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कर देता था, यानी कि उनको बांट देता था। द नोबल हु रिसीव्ड लैंड फ्रॉम द किंग became his vessels and in return promised him their loyalty and service। और बादशाह जिनको जो है वो अपनी ज़मीनें देता था वज़ीर के तौर पर या देता था संभालने के लिए, तो वो जो वज़ीर होते थे वो जो थे बादशाह की ज़मीन तो संभालते थे, लेकिन उसको रिटर्न में क्या देते थे? अपनी लॉयल्टी, यानी कि उसकी खिदमत करते थे और इसके अलावा जो है वो अपनी वफादारी उसको देते थे। The noblemen and their men at arms were obliged to fight in the king's army and safeguard। और जो वज़ीर होते थे यानी कि जो उसके लैंड्स की हिफाजत करते थे या जो उसकी लैंड पर बैठते थे, और वो जो थे वो बादशाह की भी हिफाजत करते थे और बादशाह के जो ज़मीन होती थी वो उसकी भी हिफाजत करते थे, और बादशाह की वो एक आर्मी थी। The crown homage was the process through which the lord or nobleman became the king vessel। जी the land or fiefs given to the dukes, nobles and lords were like small communities or villages। जी जो उनको जो ज़मीन दी जाती थी उस ज़मीन में जो है मुख्तलिफ गांव भी शामिल होते थे, और जो ज़मीन थी उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी जो चीज़ें थी, विलेजेस के अलावा, गांव के अलावा जो ज़मीन होती थी वो भी उनके अंदर ही शामिल होते थे। The serf was at the lowest level in the social hierarchy। They were laborers who had no material possession and survived by working on the land in exchange for protection, safety and subsistence for their lords। जी सर्फ जो है यानी कि जो मुलाजमीन है, जो वज़ीर के मुलाजमीन हैं, ठीक है, वो बहुत ही नीचे वाला तबका था और वो वज़ीर के अंदर रहकर काम करते थे, वज़ीर के नीचे रहकर काम करते थे, और वो जो थे उनका सबसे बड़ा जो होती थी बात कि उन्होंने अपने आप को जो है वो महफूज रखना होता था। दैट्स वाई वो जो है वो इनके अंदर जो है वो काम करते थे। फ्यूडलिज्म गेव एब्सोल्यूट एंड हेरिडिटरी पावर टू द किंग, ड्यूक एंड द लैंडेड जेंट्री। इन केस ऑफ अ ड्यूक्स लॉर्ड्स डेड द लैंड वेंट बैक टू द किंग एंड इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड इट टू द अदर ड्यूक्स लॉर्ड्स और नोबल्स। और अगर बादशाह अगर किसी वज़ीर को कोई ज़मीन देता था
कि वो इस ज़मीन की हिफाजत करें या वो इस ज़मीन के ऊपर बैठे। तो अगर वो जो ड्यूक है यानी कि वो जो वज़ीर है जो बैठा हुआ है ज़मीन के ऊपर, अगर उसकी डेथ हो जाती थी तो वो जो ज़मीन थी वो चली जाती थी न बादशाह के पास दोबारा वापस, और फिर बादशाह जो था वो उसको किसी और वज़ीर को दे देता था जिसको भी वो देना चाहे। जी, अब बात आ जाती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है यानी कि था 100 ईयर्स वॉर। ऐसी जंग जो कि 100 साल तक चली। और ये जो जंग थी ये क्यों 100 साल तक चली? ये जंग इससे 100 साल तक चली क्योंकि एक कुर्सी के पीछे जो है ये जंग चली। जी, द 100 ईयर्स वॉर वॉज अ लॉन्ग सर्विस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस ओवर कंट्रोल ऑफ द फ्रेंच क्राउन। जी, एक कुर्सी के पीछे यानी कि एक ताज के पीछे जो है ये जंग चली, और ये जंग चली थी इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान। Despite its name, the war actually lasted for 116 years between 1337 and 1453. जो जंग थी वो 116 साल चली, लेकिन ये कहा इसको नाम दे दिया गया 100 years का। The 100 years war, a lengthy conflict between England and France, stemmed from a mix of dynastic, economic, and practical factors. The dispute over the French throne, tensions in the wool trade and feudal rivalries all played key roles in igniting this prolonged struggle. अब हम आ जाते हैं जी ब्लैक डेथ की तरफ। जी, ब्लैक डेथ क्या है जो कि एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था द एज ऑफ चौसर में। द ब्लैक डेथ और bubonic plague killed more than 25 million people in 14th century Europe. Yersinia parasites, a plague bacteria, can be easily weaponized as a bacterium agent. Bubonic plague is the most common form and is characterized by the painful swollen lymph nodes or bubons. Plague is transmitted between animals and humans by the bite of infected fleas, direct contacts with infected tissues and inhalation of infected respiratory droplets. जी, ये जो ब्लैक डेथ है इसके ज़रिए जो है बहुत सारे जो लोग हैं उसके चौसे के ज़माने में उनकी जो है वो डेथ हो गई थी। और ये जो ब्लैक डेथ है ये जो है इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी जो डेथ्स हुई थी, और ये जो लोग मरे थे इसमें ये एक यर्सीनिया पेस्टिस थी जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई थी और लोगों की डेथ हुई थी। और यर्सीनिया पेस्टिस जो थी वो किस तरीके से फैली थी? लोगों के ज़रिए और जानवरों के ज़रिए। और ये कई दफ़ा ऐसा भी होता था कि इसको वेपन के ज़रिए भी जो है वो किसी दूसरे इंसान को लगाया जाता था और फिर जो है वो बंदा जो है वो मर जाता था। और ये जो प्लेग था ये किस चीज़ का प्लेग था? इसमें जो है स्वॉलन लिम्फ नोड्स यानी कि जो आपके जो नोड्स हैं लिम्फ नोड्स जो हैं वो स्वॉलन हो जाते थे, सूज जाते थे। लिम्फ नोड्स होते हैं आपके गले के जो साइड वाला जो पोर्शन होता है उसको आप कहते हैं लिम्फ नोड्स, ठीक है। उसके बाद है जी, अगर कोई भी शख्स जो है वो किसी ऐसे मुतासर शख्स के पास जाता था जो कि बीमार था तो उसको भी वो बीमारी हो जाती थी। Peasant revolt. A peasant revolt is when farmers or workers fight against unfair treatment such as high taxes, hard work or lack of land. They rebel to demand better condition. An example is a English peasant revolt. जी, ये जो था peasant revolt जो होता है ये किसानों की जंग थी जो कि उन्होंने लड़ी थी फ्यूडलिज्म के लिए, फ्यूडल लॉर्ड्स के ख़िलाफ़ जो उन्होंने लड़ी थी। इसमें जो था जो पीजेंट रिवॉल्ट था ये इसलिए आया था क्योंकि जो किसान थे उनके ऊपर जो था वो बहुत ज़्यादा जो था वो जुर्माना लगा दिया गया था। और इसके अलावा उनको ये भी लॉर्ड्स ने कहा था, फ्यूडल लॉर्ड्स ने, कि आप लोग जो हैं वो हमें पैसा देंगे। तो दैट्स वाई ये जो पीजेंट रिवॉल्ट है ये आया था और किसानों ने जो थी वो फ्यूडल लॉर्ड्स के ख़िलाफ़ जो थी वो आवाज़ उठाई थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ एज ऑफ चौसर के मुतालिक ये आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी और आप मेरे चैनल जॉ ट्यूटर को ना सिर्फ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे बल्कि शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच।